नमस्कार मित्रों, एनसीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आप सबको पता ही है, हमने संधि प्रकरण को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है और आज वादे के मुताबिक आपके समक्ष संधि से संबंधित में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आया हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको संधि से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, विशेष तौर से व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के, उन पर बात करने वाला हूं, क्योंकि स्वर संधि पर हमने हमारे पिछले वीडियो पर बात कर ली थी। मित्रों, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्क्रीन पर प्रश्न दिया जाएगा और 2-4 सेकंड आपको दिए जाएंगे। अच्छी तरीके से प्रश्न को देख लेना और उसके बाद आप अपने संभावित उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेना। बस ये इतना ही काम करना। हालांकि सभी प्रश्नों के उत्तर मैं उसका विश्लेषण करते हुए बताऊंगा, लेकिन मेरा यह कार्य करवाने के पीछे कारण यह है कि आपका संभावित उत्तर क्या है, आप उस प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हो, ये हम जानना चाहेंगे। मतलब आपका मूल्यांकन आप स्वयं कर रहे हैं कि आपको संधि से संबंधित कहाँ दिक्कत आई है और किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के जितने भी हमारे हिंदी संस्करण होते हैं, हमारे जहाँ जहाँ हिंदी होती है, चाहे वो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या रीट का कोई एग्जाम हो, या एलडीसी का हो, या पटवार का हो, जूनियर अकाउंट का हो, या एचएम सीधी भर्ती का हो, मतलब बीएड वगैरह, जहाँ जहाँ हिंदी आती है और हिंदी में भी संधि के प्रकरण जहाँ जहाँ पूछे जाते हैं, वहाँ से मैंने सारे प्रश्न लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से हमें मिलने वाला है, यह मैं अपने प्रश्नों के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, विश्लेषण करने वाला हूं। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं हम आज के सबसे महत्वपूर्ण और पहले प्रश्न पर। आप अपने उस प्रश्न को देखोगे और देखने के बाद, तसल्ली से पढ़ने के बाद आप संभावित उत्तर देना और मैं उनका विश्लेषण करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा मित्रों, और इस प्रश्न का संभावित उत्तर क्या है मित्रों, आपको इस प्रश्न के संभावित उत्तर को देखना है। यह आरपीएससी के व्याख्याता परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा मित्रों, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकल्प दे रहे हैं, इन विकल्प में से एक ऐसा है जिसकी संधि असंगत हुई है, अशुद्ध हुई है। आपको वो पहचान करनी है, आपको यह देखना है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप मित्रों। प्रश्न को देख लीजिए एक बार। चलिए इसका विश्लेषण मैं कर लेता हूं मित्रों, किस तरीके से इसका संधि में कौन सा प्रश्न या प्रश्न में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये कब आया है। आरपीएससी के व्याख्याता परीक्षा 2014 के प्रश्न पत्र में ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, किस शब्द की संधि अशुद्ध है। देखिए, देवी और अवतरण मैंने आपको मित्रों पढ़ाया था यण संधि में, ई के बाद अगर अन्य स्वर आता है, ई बदलता है य में और वो जो स्वर होता है उसकी मात्रा में लग जाता है, तो सबसे पहले तो इस शब्द से ही संधि विच्छेद करेंगे हम। य से पहले आधा व्यंजन कौन है, वह, इसमें ई की मात्रा लगाएंगे तो मित्रों बनेगा देवी। क्या बनेगा मित्रों, देवी। और य में स्वर कौन है, अ, और ये अवतरण, देव्य, तो ये हो जाएगा देव्य अवतरण, अशुद्ध है। हिसाब से देखा जाए तो यहां व और आना चाहिए, देव्यवतरण, इस तरीके से देव्यवतरण अर्थात देवी का अवतरण हो जाना। तो यहां किसका लोप हो रहा है,
वह का लोप हो रहा है, तो यही विकल्प है इसमें। फिर स्त्री धन उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी क्या है, क्या बनेगा, स्त्री उपयोगी, ये बनेगा स्त्रूपयोगी, इस तरीके से बनेगा, स्त्री धन उपयोगी स्त्री उपयोगी, जबकि ये स्त्रोपयोगी आ रहा है। अधिधन अधीन, ये बन जाएगा अध्यधीन, ये बिल्कुल सही है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अधि और अधीन। और अधीन का भी संधि विच्छेद क्या होता है मित्रों, अधि और ये इन, इसलिए ये भी सही संधि विच्छेद है। सतधन मार्ग और ये सन्मार्ग होता है, सही है। अब यहाँ पर स्त्री धन उपयोगी क्या बनेगा, स्त्रूपयोगी, ये अशुद्ध है, लेकिन एक अशुद्धि यहाँ पर भी मिल गई है, यह लिखने में हो गई है, लेकिन आरपीएससी का जो प्रश्न आया था वास्तव में उसका सही उत्तर यही था कि इसमें गड़बड़ी है। इसे आप ऐसा ना समझे, इसे देव्यवतरण ये समझे, देव्य अवतरण ये सही है। तो देवी धन अवतरण, यहाँ परिणाम जो है वो ये मिला हुआ है, देव्यवतरण। तो इस हिसाब से देखा जाए ये नहीं है मित्रों, देवी अवतरण। तो संधि कौन सी अशुद्ध है इसमें, पहला वाले ऑप्शन में 2 नंबर का जो विकल्प है वो हमारा अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, क्या ये कब आया हुआ है, एलडीसी 2014 में, और पूछा जा रहा है कि शरद चंद्र की सही संधि क्या होगी, शरद चंद्र की सही संधि क्या होगी। मित्रों ये मैंने अपनी क्लास टीचिंग में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब ये प्रश्न का उत्तर आपको पढ़ा भी लिया था। देखिए शरद चंद्र की सही संधि क्या होगी, शरद चंद्र शरद चंद्र शरद चंद्र। तो मित्रों याद करो, मैंने नियम पढ़ाया था क्या कि त और द के बाद अगर च आ जाए तो त और द दोनों बदलेंगे च में, और च है तो च ही रह जाएगा, ये परिणाम मिलेगा। तो देखो यहाँ नहीं मिल रहा है, ये नहीं है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं है, शरद चंद्र ये सही है। 2 परिणाम एक जैसे दिखने वाले मिलते थे, अपन को याद हो तो इसे शरद चंद्र की सही संधि क्या होगी, शरद चंद्र। नहीं याद हो तो मैं पुनः दोहरान कर लूँ उसका, श्रीमत शरद चंद्र, ऐसा मैंने प्रश्न दिया था और उस समय मैंने इसकी संधि बताई थी आपको। अगला देखिए, परिच्छेद में कौन सी संधि है, यह बीएड 2014 में प्रश्न आया हुआ है मित्रों। परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद में कौन सी संधि है ये बताना है। और इसमें मैंने आपको पढ़ाया था व्यंजन आगम संधि मित्रों, च का आगम और स का और श का। च का आगम कब होता था, जब स्वर के बाद किसकी ध्वनि आ जाए, छ की, जैसे ये आ गया अनु और ये छेद, और क्या बनता था मित्रों, अनुच्छेद, याद आया होगा आपको, ठीक है। तो परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद में व्यंजन आगम संधि है। इसमें क्या हो रहा है मित्रों, व्यंजन का आगम हो रहा है, इसलिए हम इस संधि को क्या कहेंगे, व्यंजन आगम या व्यंजन संधि कहेंगे। क्योंकि परिणाम देखिए ये है परि, बिल्कुल सही है, और ये छेद, ठीक है। यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर क्या, या स्वर कह सकते हो आप, स्वर के बाद व्यंजन आने पर परिणाम मिल रहा है हमें परिच्छेद के रूप में, ठीक है। तो यहाँ परिणाम कौन मिल रहा है, च, च वास्तव में कौन है, व्यंजन है, इसलिए संधि कौन सी होगी, परिणाम हमें व्यंजन में मिल रहा है तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी। अगला प्रश्न, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। रेखांकित शब्द की रचना हुई है, रेखांकित शब्द कौन है, तभी। मित्रों ये हिंदी की संधि है, मैंने इस पर ज्यादा बात तो नहीं कही है, कहीं कहीं आते हैं तो इसलिए मैंने प्रश्न के माध्यम से ही ये बात कर लूं, इसलिए मैंने उस समय इसका आपको ज्ञान नहीं करवाया था। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। तो देखो क्या कहा है, तभी नाचेगी, तभी शब्द किससे मिलके बनता है, तब ई, तब भी, तब ही, या तब भी, ये बनता है तब ही। जैसे ये आता है कभी, तो ये बनेगा किस तरीके से, कब ही। इसी प्रकार अभी का क्या होगा, अब ही, अब ही।
इस तरीके से तो इनको जोड़ते हैं तब जा करके ये शब्द बनते हैं। तभी का क्या होगा, तब ही। शीला तब ही नाचेगी जब उसे पूरे, तो इसमें हिंदी में ये शब्द इस तरीके से बन जाते हैं। अब और ही जोड़ने से अभी बन गया। कब और ही जोड़ने से क्या बन गया मित्रों, कभी बन गया। ओके, ये इसका सही विकल्प था। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है मित्रों, व्यंजन आगम संधि हमने पढ़ी थी, तब मैंने आपको पढ़ाया था च का आगम हो जाना। तो वास्तव में शब्द क्या है, छत्र है और ये छाया है। तो इसमें किसका आगम होगा, स्वर के बाद छ, तो ये बन जाएगा छत्र छाया, इस तरीके से बनेगा। तो ये छत्र छाया क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय, समास से या संधि से, ये संधि से बन रहा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा मित्रों संधि वाला। यानी कि संधि के कारण इसमें अशुद्धि हो गई है, संधि सही नहीं हुई है और ये शब्द शुद्धि में आने वाला शब्द है। और यह आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2011 कनिष्ठ लिपिक जो भर्ती हुई थी उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। अगला, संस्कृत शब्द का सही मतलब संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद संस्कृत शब्द मित्रों, जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि संस्कृत शब्द जो है हमारा किस तरीके से बना है। हमारा संस्कृत शब्द ये हमारा कौन सा उपसर्ग है मित्रों, सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। इसके बाद कौन सी धातु होती है हमारी, क्री धातु। कौन सी धातु होती है, क्री। क्री धातु से बनने वाले मैंने कुछ शब्द पढ़ाए थे आपको, क्री से कार, करण, कृत, इस तरीके से। तो क्या हो जाता था, यहां पर किसका आगम होता था, स का, और म किस में बदल जाता था, अनुस्वार में। तो संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, समधन कृत, ये सही है। इसमें समधन कृत से क्या बनेगा, संस्कृत। ये आरपीएससी एलडीसी की परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। अगला, उच्चारण का संधि विच्छेद है। ये आरटेट यानी रीट की भर्ती वाले जो होते हैं हमारे प्रथम स्तर का, यानी कि लेवल 1 जो रीट की जो परीक्षा होती है टेट में, उसमें ये आया हुआ है 2011 में। उच्चारण का संधि विच्छेद मित्रों, मैंने क्या कहा, जब जब ये ऐसी प्रकार की ध्वनि आ जाए, तब जब त या द ऑप्शन में हो तो हमें विकल्प को ध्यान में रखते, यहां द का कहीं ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, या ना उच्च है, उच्च है, उच्च है, तो देखिए उद्धन चारण क्या बनेगा, उच्चारण। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उच्चारण बनाना, उद्धन चारण पढ़ाया था, और यही सही है मित्रों। वास्तव में ये सही है, पर ये है ही नहीं इस विकल्प में। तो अब देखो यहां पर क्या होता है, ये उच्चारण है। नियम तो आपको पता ही है कि त और द के बाद अगर च आए, ठीक है, तो त द किस में बदलेंगे, च में। इसे द से भी संधि कर सकते हैं, उत से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां अगर उत की जगह यहां उद हो जाता तब हम प्राथमिकता उद को देते, क्योंकि सही नियम की पालना वही कर रहा है जो हमारे पुस्तकों में मिलता। लेकिन जब विकल्प ही नहीं है तो फिर हम इसकी संधि उत धन चारण से करेंगे। अगला, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, ये तो च आगम संधि वाला है, तो ये बनेगा वृक्ष धन छाया। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, और ये बनेगा वृक्ष धन छाया। वृक्ष छाया ये आरटेट प्रथम स्तर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। सद्भावना का संधि विच्छेद होगा त द के, आपको याद हो तो क चट त के बाद अगर घोष ध्वनि आ जाए मित्रों, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलते थे, तो त बदलता था द में, तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, शत और भावना। ठीक है, तो त बदल जाएगा द में, ये द में, और स ये आ गया और भावना, तो ये सद्भावना का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सतधन भावना। अगला, वागदान में कौन सी संधि है, ये तो मैंने पहले ही जब संधि आरंभ की थी तभी मैंने प्रारंभ में पहले ही नियम में ये मित्रों पढ़ा लिया था। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ये वागदान मैंने बहुत मेहनत की है कि प्रश्न कौन कौन से परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको लेकर के मैंने उदाहरण भी उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो यहाँ पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों, और वागदान में कौन सी संधि है, तो देखिए सबसे पहला कार्य तो पहले तो बात करते हैं वागदान की, ये है वागदान। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो देखो ग
को हमेशा किस में बदलते हैं हम, क में, ये बदलेगा वाक और दान। देखो व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है और परिणाम व्यंजन मिल रहा है। जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए, परिणाम व्यंजन में मिलता है, तो वो संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। तो वागदान का संधि विच्छेद वाक और दान, वाणी से दिया गया दान सगाई को कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा लिया था। किस क्रमांक में वाक और ईश की संधि हुई है, ये पटवार भर्ती 2011 में भी आया हुआ है और थर्ड ग्रेड यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2012 में भी आया हुआ है। मित्रों सीधा है, ये है वाक और ये है ईश। देखो क बदलेगा ग में और ई की मात्रा लगेगा तो ये गी बन गया और ये बन गया वा और ये बनेगा श। वाग धन ईश क्या बनेगा, वागीश। तो देखो क्या ये है, नहीं, ये भी नहीं है, ये वकीश नहीं है, वागीश। इस तरीके से। अगला प्रश्न, दिग्दर्शन में कौन सी संधि हुई है, ये कब आया हुआ है, पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम दिग्दर्शन की। दिग्दर्शन की मैंने मित्रों क्या पढ़ा है, जब जब ग आए इसे कहाँ बदलेंगे, क में, और ये बन गया दिक् और इधर बन गया दर्शन। अब देखो व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है और परिणाम हमें व्यंजन मिल रहा है, वही कौन सा, वागदान वागजाल जो हम पढ़ते आए थे। तो इसमें व्यंजन परिणाम मिल रहा है, तो इसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी मित्रों। अगला, किस क्रमांक में वाग वैभव का सही संधि विच्छेद है, देखो ये ग आ रहा है, इस ग को बदलेंगे क में तो ये बदलेगा वाक, और वैभव जैसा है वैसा का वैसा लिख लीजिए, ये बन गया वाक धन वैभव, वाणी का वैभव। यानी कि इस तरीके से क बदलेगा ग में। कब आया, पटवार भर्ती 2011 में मित्रों ये प्रश्न आया हुआ है, वाक वैभव। अब संधि से में देखो कौन सा आएगा, वाक वैभव, वाग वैभव। ये दो एक जैसे विकल्प दिख रहे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और वाक वैभव ये दोनों सही है, दोनों सही है। लिखने में शायद त्रुटि हो सकती है, यहाँ कहीं हलंत हटाना होगा, लेकिन ये दोनों एक जैसे लग रहे थे इसलिए हम दोनों ही सही मानेंगे। हालांकि यहाँ हम किसी एक को अलग बना सकते हैं, इसको हलंत हटा दो और ये वा ग कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बना लेते हैं बोले, तो फिर भी ये सही तो यही होगा, कोई भी विकल्प चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। ये शायद लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है, किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है, हमें पटवार भर्ती 2011 का प्रश्न मिला है और ये किस तरीके से पूछा गया, किस क्रम में संधि सही नहीं हुई है। जो फर्स्ट में हमने प्रश्न किया था ठीक उसी तरह से मिलता जुलता प्रश्न आया। तो देखिए इसमें षटधन मुख क्या बनेगा मित्रों, षटधन मुख अर्थात क ट त और द के बाद अगर म या न आ जाए, मित्रों पढ़ाया था तो ट अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलता था, ट ठ ड ढ अण में, तो ये षटधन मुख क्या बनेगा, षणमुख बनेगा, बिल्कुल सही है। जगत प्लस माता जगन माता ये भी सही बना है। भवत धन निष्ठ भवन निष्ठ ये अशुद्ध है मित्रों, भवत धन निष्ठ से क्या बनेगा, भवन निष्ठ बनेगा, और ये बनना चाहिए ये भ व और ये आधा न ये पूरा न और ये बनेगा निष्ठ, भवन निष्ठ, भवन निष्ठ, भवत धन निष्ठ से क्या बनेगा, भवन निष्ठ। तीर्थम प्लस कर तीर्थंकर ये भी सही है, ये बिंदी दिख नहीं रही है पर ये बिंदी इसमें है, तीर्थम प्लस कर से क्या बनेगा, तीर्थंकर। अगला बहुत ही अच्छा नियम से प्रश्न बनाया गया है, हालांकि नियम पूछते नहीं है पर ये 2011 में और तृतीय श्रेणी 2012 में प्रश्न आ गया था। त या द के आगे च आ जाए या छ हो तो ये मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है। मैंने कहा सबसे भयानक सबसे खतरनाक नियम है व्यंजन संधि का दूसरा नियम जो पढ़ाया था मित्रों वही है ये। तो त या द के बदले या हो जाता है, यानी कि त द के बाद च या छ आ जाए तो वो किस में बदलते हैं, नियम देखो, त हो या द हो उसके बाद अगर च आ जाए या छ आ जाए तो त बदलेगा च में और त द ये भी बदलेंगे च में, च च ही रहेगा और ये छ छ ही रहेगा।
इस तरीके से ये च में बदल रहा है, ये च में बदल रहा है, तो सही क्या होगा? च, ये वाला सही है। अगला दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिगंबर देखो इस तरीके से लिखा गया है, ये सही है, वैसे मानक यही होना चाहिए। ग को क में बदलेंगे मित्रों, ये बनेगा दिख और ये बनेगा अंबर। दिशाई जिसका वस्त्र है, मैंने अपने नोट्स में आपको पढ़ाया था, मतलब जो क्लास टीचिंग हुई थी उसमें, और बीएड 2000 में ये आया हुआ है। तो मैंने प्रश्नों पर अध्ययन किया है और उसके बाद मैं सारे उदाहरण लेकर के आया हूं। तो दिग धन अंबर, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला दिग। दिशाई जिनका वस्त्र है, ये एक संप्रदाय विशेष से संबंधित है। अगला, इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों। मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया गया है और इस प्रश्न को देखिए कब आया? द्वितीय श्रेणी शिक्षा 2011, अर्थात सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है 2011 में, कि संधि भी पूछा है, मतलब पूछ लिया है, और समास भी पूछ लिया। मित्रों अब आपको संधि तो मैंने पढ़ा ली है, इसलिए आप संधि तो बता लोगे, लेकिन समास, मित्रों समास हम अपने अगली जो क्लासें आएगी उनमें हम समास पर विस्तृत व्याख्या करेंगे। परंतु अभी हमें यह जानना जरूरी है कि जो हमने 10वीं तक जो हिंदी पढ़ी है उसमें जो आधारभूत, जिनको हम बेसिक जानकारी कहते हैं हिंदी व्याकरण को लेकर के, वो समास हमने बचपन में कभी पढ़े हुए हैं। उस पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर हम इस प्रश्न को सरल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए दिन रात, इसमें दिन और रात ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, यहाँ कोई संधि नहीं हुई है, ठीक है। और वैसे भी इस शब्द को सही ऐसे ही लिखना चाहिए, दिन और रात, और योजक चिन्ह लगा करके लिखते हैं दिन रात को। तो ये संधि नहीं है, ये संयोग मात्र है, ये समास है। पंचवटी, इसमें 5 है और ये वटी है, ये भी संयोग का उदाहरण है, संधि नहीं है। चंद्रमुखी भी नहीं है। रामानुज, देखिए रामानुज का संधि विच्छेद होता है राम और अनुज, इस तरीके से। राम अ और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ बना देंगे। और राम का अनुज यानी कौन है? लक्ष्मण, इसलिए ये समास भी बना रहा। रामानुज लक्ष्मण को कहते हैं, राम के अनुज है जो वह लक्ष्मण। तो यहाँ ये समास भी है और संधि भी है। समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि लक्ष्मण किसी विशिष्ट अर्थ में व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक के लिए रूढ़ हो गया है। तो यहाँ रामानुज में संधि और समास दोनों है। मित्रों चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चिन्मय का क्या है? देखिए ये कब आया? द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में आया, 2011 ही है। हाँ 2011 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद न है, इसे सीधा बदलेंगे त में। और ये मैंने क्लास टीचिंग में पढ़ाया भी था। चित्त और मय से क्या बनेगा? चिन्मय। अब कहाँ आ रहा है चित्त और मय? ये आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखो चित्र अनचित्र न जाने कैसे कैसे विकल्प दे रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चित्त धन मय से क्या बनेगा मित्रों? चिन्मय। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखो, विसर्ग संधि का उदाहरण बहुत ही आसान है। ये दिनेश चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र भी नहीं है, हरिश्चंद्र नहीं है, ये सही है, पहले वाला ही सही है। पढ़ा लिया था मैंने, आपको याद हो तो। अगर विसर्ग के बाद तालव्य ध्वनियां च, छ और श आ जाए, देखिए ये जो नियम अभी लिखा रहा हूं ये अगले प्रश्न में भी है मित्रों। विसर्ग के बाद च, छ, श आ जाए तो विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग बदलेगा श में। तो देखिए हरि और चंद्र मिलकर के क्या बनाएंगे? हरिश्चंद्र बनाएंगे, इसलिए यही उदाहरण सही है विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न, उच्छिष्ट, राजस्थान पुलिस यानी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई थी उसमें ये आया उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद। मित्रों उच्छिष्ट शब्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2006 में भी पूछा गया है एक वाक्यांश में, यानी कि भोजन करने के बाद जो पदार्थ शेष रह जाता है, जूठन जो रह जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उच्छिष्ट। यानी भोजन करने के बाद बचा हुआ शेष पदार्थ जो भोजन बचता है, तो उत दन शिष्ट से बनेगा
उच्छिष्ट। त बदल जाएगा च में और श बदलेगा। नहीं याद हो तो मैंने एक पढ़ाया था आपको उच्छास्त्र। देखिए ये बनेगा, सॉरी सतशास्त्र पढ़ाया था और ये बनेगा शत धन शास्त्र से। तो त बदलेगा च में और श बदलेगा छ में। उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन श्वसन उच्छ्वसन, उत धन श्रृंखल उच्छृंखल। तो ये उत धन शिष्ट से क्या बनेगा? उच्छिष्ट। अब यहाँ उद से संधि है ही नहीं, उद विकल्प में दे ही नहीं रखा, तो हम संधि किससे करेंगे? उत से ही करेंगे, जो विकल्प कह रहा है उसी के आधार पे। व्यंजन संधि का उदाहरण है, राजस्थान पुलिस 2011 में ये आया हुआ प्रश्न है। व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण मित्रों? देखिए परम धन औषध, ये है परम और ये औषध। तो देखिए अ और औ मिलकर के औ बना रहा है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये दुर और उपयोग, ये संधि तो है ही नहीं, ठीक है। पूछ रहा व्यंजन संधि नहीं है, जैसा है ये दुरुपयोग है, दुरुयोग हो गया, वैसे भी ये उपयोग होना चाहिए था, ये तो शब्द ही गलत हो गया। तपोवन, ये विसर्ग है, तपह और वन से बनेगा तपोवन। उज्ज्वल में देखिए ये उद और ज्वल, तो द के बाद द व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन मिल रहा है, इसलिए ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? उज्ज्वल। कौन सा है? उज्ज्वल। अगला, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है भाई? देखो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में आया हुआ ये प्रश्न है। देखिए इसका संभावित उत्तर क्या होना चाहिए, लिखिए। पढ़ा लिया है, क्लास टीचिंग में ही मैंने आपको बताया था, याद हो तो। व्यंजन संधि का पहला और दूसरा नियम मिला करके बनाया हुआ था। त के बाद अगर च आएगा तो किसमें बदलेगा मित्रों? च में। और त के बाद अगर घोष ध्वनि आए तो अपने ही वर्ग के तीसरे में त बदलेगा द में। तो सत धन चित्त धन आनंद क्या बनेगा? सच्चिदानंद। इसके दो तरीके से संधि विच्छेद और भी हो सकते हैं। अगर ऐसा आ जाए आपको लिखा हुआ सच्चित और आनंद, तब भी ये सही है। या फिर सत और चिदानंद मिल जाए, चिदानंद द, तब भी ये सही है। क्यों? क्योंकि त के बाद च आ रहा है तो सच्चिदानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? देखिए पहला किम धन वा, म बदलेगा बिंदी में किम वा, ये सही है। किमा का अर्थ होता है मित्रों अथवा। और अभी धन से देखो स, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, ये स बदलेगा, ये भी सही है। राम धन आयन रामायण, रामायण शब्द तो सही है पर संधि विच्छेद किससे गलत कर दिया है? आयन से। ये तो दीर्घ संधि जब पढ़ाई थी। और दूसरा मैंने व्यंजन में व्यंजन न, जिसमें न मूर्धन्यकरण होता है, ई री रस वाला नियम पढ़ाया था, उसमें भी मैंने रामायण, इसको दो बार मैंने पढ़ा लिया था। आयन कोई शब्द नहीं है, अयन आना चाहिए। अयन, अ और अ मिलके आ बनाता है, यहां गड़बड़ी है। समधनतोष संतोष, ये भी सही है। अब पूछ क्या रहा है, किस क्रमांक में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ? और सही विच्छेद यहां नहीं हुआ। तो सही उत्तर जो विकल्प के आधार पर, ये तीनों के तीनों तो सही है, ये वाला अशुद्ध है हमारा। अगला, यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है मित्रों? हरिश्चंद्र भी उदाहरण पढ़ा हमने, वही नियम यहां लिया है कि याद करो, मैंने भी पढ़ाया था विसर्ग के बाद तालव्य ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी? च, छ और श आ जाए तो विसर्ग किस में बदलता था? श में बदलता था। नहीं याद हो तो याद करो, मनः धन चिकित्सा, मनश्चिकित्सा, यशः धन शेष, यशशेष, अंतः धन चेतना, अंतश्चेतना, तप धन चर्या, तपश्चर्या, आह धन चर्य, आश्चर्य, क धन चित, कश्चित, और पुनर पुनः धन च, पुनश्च, इस तरीके से। तो किस में बदलेगा? ये वाला। अगला, धनुष टंकार, कितना अच्छा उदाहरण है मित्रों। ये जब मैंने संधि समाप्त कर ली थी उस समय सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला उदाहरण जो था वो यही था। कौन सी संधि है? ये कभी कभी पूछा जाता है और ये पूछा गया 2011 में पटवार भर्ती परीक्षा में, और इसका सही उत्तर क्या होगा?
विसर्ग संधि, धनुः धन टंकार, धनुष टंकार। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, नमस्ते का संधि विच्छेद। मित्रों, जब मैंने नमस्कार और नमस्ते में अंतर बताया था तब मैंने इसका संधि विच्छेद पढ़ाया था, आपको याद हो तो। नमः धनते, नमः यानी नमन करना, ते यानी उनको जो हमारे से उम्र में और अनुभव में बढ़े, हम उनको नमन करते हैं। याद हो तो मैंने उदाहरण भी दिया था, अंकल जी नमस्ते, दादाजी नमस्ते से, इस तरीके से। तो नमः धन ते से होगा इसका संधि विच्छेद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही नहीं? आरपीएससी एलडीसी 2011 में यह आया हुआ प्रश्न है। गुरु धन उपदेश, बिल्कुल सही है ये संधि। ये रू छोटा और ये उपदेश, ये दीर्घ संधि से बनेगा मित्रों, इसलिए ये सही है। और उस श्रृंखल, ये बनेगा उद, और ये श्रृंखल, ये भी सही संधि लिखी हुई है। और मिष्टान, ये भी सही है। बहुत ही खतरनाक शब्द है मित्रों मिष्टान, और हम गलत समझते हैं इसे, पर ये शुद्ध है। मिष्ट और अन्न, अन्न, अ और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ, और ये बनाएगा मिष्टान्न। आप जो लिखते हो मिष्ठान, ये इसका तद्भव रूप है, संधि रूप नहीं है। तत्सम, ये शुद्ध रूप यही है। जब जब आपको शब्द शुद्धि में मिले तो मिष्टान्न सही करना चाहिए, मिष्ठान नहीं। मिष्ठान तद्भव रूप है, याद रखना। जैसे ये है गृह, और गृह से क्या बन गया? घर, ये तत्सम है और ये तद्भव है। जो संस्कृत से बिगड़ के बनता है उसे हम तद्भव कहते हैं। अब बात आती है, ये षड मूर्ति नहीं, क्षण मूर्ति आना चाहिए था। क्षण मूर्ति, षट धन मूर्ति से बनता है क्षण मूर्ति, इसलिए किस में संधि सही नहीं हुई है? इस शब्द में संधि सही नहीं हुई, यही राइट है। यस मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? यह हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों? देखिए प्रश्न कहाँ आया हुआ है, ये प्रधानाध्यापक की परीक्षा आपकी 2012 में ये प्रश्न आया हुआ है। जितनी बड़ी पोस्ट उतना ही लेवल का प्रश्न दिया गया है। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक यानी कि एचएम की जो भर्ती सीधी हुई थी उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, और इसमें संधि भी पूछी है और समास भी पूछा है मित्रों। अब शब्द को देखते हैं, जीवन मरण, इसमें समास तो है पर संधि नहीं है। पंचतत्व, इसमें भी समास तो है पर संधि नहीं है। हस्तलिखित यानी हस्त द्वारा लिखित, इसमें संधि नहीं है, समास है। पंचतत्व यानी 5 तत्वों का समाहार यानी समास है। जीवन और मरण या जीवन या मरण, इसमें समास है। अब बात करते हैं नीला आकाश, जो संधि शब्द आ रहा है, वास्तव में मित्रों इसका संधि विच्छेद होगा नील धन आकाश। ये होगा नील और आकाश, इस तरीके से। अ और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ बना लेंगे। अब यहां गड़बड़ी कहां होने वाली है मित्रों? यहां ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाएगा नीला और आकाश, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि आ के बाद आ क्या बना लेगा? आ बना लेगा। लेकिन गड़बड़ी कहां हो रही है वो जानने की बात है। देखो, नील शब्द मित्रों संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है, और नीला ये बिगड़ा हुआ रूप है, ये हिंदी का शब्द है और इसे तद्भव कहते हैं। संधि हमेशा संस्कृत के शब्दों की होती है, हिंदी के शब्दों की नहीं, इसलिए ये नीला नहीं करेंगे हम। और हम किससे संधि विच्छेद करेंगे? नील। अगर आपको याद हो तो एक शब्द हमने पढ़ा था नीलोत्पल, देखिए कितना अच्छा शब्द है नीलोत्पल। यहां संधि विच्छेद करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नील और उत्पल। उत्पल का अर्थ होता है कमल और नील का अर्थ होता है नीला। जब हम समास पढ़ते हैं तब हम इसका विग्रह करते हैं, तब हम क्या लिखते हैं? नील है जो आकाश, यानी नीला है जो आकाश। आकाश कैसा है? नीला। तो इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास, इसमें समास भी है और संधि भी है, लेकिन संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना हमें नील करना पड़ेगा, न कि नीला। उत्पल यानी कमल। देखिए 2 शब्द हो गए हमारे सामने, एक हो गया उत्पल, ये एक शब्द है उत्पल, और एक होता है उपल। ये शब्द युग्म में आएगा मित्रों। दोनों में अंतर क्या? उत्पल का अर्थ होता है कमल और उपल का अर्थ होता है पत्थर, यानी ओले भी कह सकते हो आप, छोटे छोटे टुकड़े। ये उपल शब्द का अर्थ हुआ और उत्पल का अर्थ कमल हुआ। अब यहाँ नील उत्पल बोल रहा है, तो उत्पल यानी कमल। कमल कैसा है? नीला। और ऊ मिलके कौन सी संधि बना रहे हैं? गुण। तो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी है और समास भी है। उसी प्रकार नीलाकाश, नील है जो आकाश, संधि भी है समास। जैसे रामायण न्यूज में हमने पढ़ा था,
राम और अनुज यानी राम प्लस अनुज यानी संधि भी हो गई और राम के अनुज हैं जो, अर्थात समास हो गया। पूछा क्या है कि संधि और समास, इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न ऐसे भी बनने की संभावना होती है। हम जब अगले टॉपिक जो पढ़ेंगे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय को, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि किस विकल्प में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो ऐसे भी प्रश्न बनेंगे। इसलिए मेरे अगले टॉपिक पर आप ध्यान से उनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि उपसर्ग के टॉपिक में हम क्या क्या बात क्लियर कर रहे हैं और प्रत्यय में क्या क्या क्लियर कर रहे हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर ली प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम अपनी अगली क्लास में अगला टॉपिक लेंगे और वो उपसर्ग से संबंधित होगा। आप अपने घरों में रह करके मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उनको अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और अगला जो हमारा प्रसंग आएगा उपसर्ग का, उस पर हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।